जय हिंद प्यारे साथियों, बीपीएससी एईडीओ का यह पहला मॉक टेस्ट है। पेपर 1 जो सामान्य भाषा से संबंधित है। चूंकि यह क्वालिफाइंग पेपर है तो यह जानना सबसे अधिक हो जाता है कि इसको क्वालिफाई कैसे करना है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है इस पेपर के लिए। तो जानते हैं इसके बारे में। इसमें इंग्लिश के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो यानी 9 प्रश्न आपको 30 में से सही करने हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा हिंदी का 70 प्रश्न, 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 21 प्रश्न आपको सही करने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/3 निगेटिव मार्किंग भी इसमें बताया गया है आयोग के द्वारा। ये इसलिए आपको बता रहा हूं मैं आपको, पेपर तो एक ही रहेगा, 2 पार्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, तो इसमें आपको 30% क्वालिफाई करना ही करना है। यानी कि 30 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है, ये तो आपको पता है। लेकिन दोनों पेपर है, अंग्रेजी और हिंदी का, दोनों में अलग अलग 30% यह प्रावधान किया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, सभी 100 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाग है सामान्य अंग्रेजी, इसके कुल 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये पूरा सेंटेंस दिया गया है। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मीन्स फ्री। सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए फ्री के स्थान पर जो है ना फ्रीडम होगा। ये जो फ्री है इसके स्थान पर क्या होगा, फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वर्ब मीन्स आया है, ये वर्ब है मीन्स, इसलिए फ्रीडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द बस वाज सो लेट देन आई वुड मिस द शो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सो लेट देन। सो लेट देन के स्थान पर सो लेट देन करें। ठीक है, ये देन जो है ना इसमें बहुत ही लोचा होने वाला है, ये होगा सो लेट देन, THAN। ओके, इसका क्योंकि कंजक्शन के रूप में देन का प्रयोग होता है और कंपैरिजन में सेकेंड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स डैश फ्रूट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, एनी। यहां एनी जो है ब्लैंक में भरने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि यह एक चीज या अधिक चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे चीजों की संख्या कुछ भी हो। ओके, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई हैव एक्वायर्ड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक्वायर अ फीलिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव के बाद पास्ट पार्टिकल जो पार्टिसिपल है वर्ब 3 का प्रयोग होता है, इसलिए एक्वायर अ फीलिंग के स्थान पर एक्वायर्ड अ फीलिंग होगा। क्या होगा, एक्वायर्ड अ फीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दिया गया है, क्या है, रिट्राइव। रिट्राइव का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो रिट्राइव का मतलब क्या होता है, आप लोग हिंदी में बताइए। इसका मतलब होता है भूल सुधारना। ठीक है, यानी गलतियों को सुधार करना या बचाना। तो इसका जैसे डैमेज हो गया यानी विनाश करना। ठीक है, डैमेज, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचाने के स्थान पर विनाश करना, यही इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा, या फिर रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर जो है लौटाना या वापस देना या सुधारना होता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर कहा जाए तो डैमेज होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिफेक्ट, इसका साइनोनिम्स पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, डिफेक्ट का क्या होगा, तो हो जाएगा फ्लॉ, FLAW। ठीक है, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, दोष, त्रुटि या कमी, और फ्लॉ का मतलब होता है खोट या दोष। ठीक है, पर्यायवाची शब्द था हिंदी के अकॉर्डिंग, बाकी साइनोनिम्स है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनकॉट, इसका क्या होगा एंटोनिम, आप लोग बताइए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रिफाइंड। रिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। रिफाइंड मतलब क्या होगा? परिष्कृत या शुद्ध, परिष्कृत या शुद्ध, ठीक है। और अनकौत का हिंदी क्या हो जाएगा? भद्दा, गवार या अशिष्ट, जो गंदा तरीका है, ठीक, इस संदर्भ में। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। रमन इज गुड एट मैथमेटिक्स बट ज्योग्राफी इन हिज एक्काइल्स हिल। यहां पर अंडरलाइन है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, वेट करता हूं आपका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वीकनेस, ठीक है, वीकनेस, क्योंकि ही थिंक्स स्मॉल बिजनेस इन द एक्काइल्स हिल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर इस पूरा सेंटेंस को पढ़ा जाए तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ट्रेवल एजेंसी हैज सेंट द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर डैश हॉलीडे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 आवर हॉलीडेज। यहां डिटरमाइनर की आवश्यकता है जिसमें ब्लैंक में भरा जाएगा, क्योंकि नाउन हॉलीडे, ठीक है, इसको मॉडिफाई करेगा, इसलिए आवर शब्द जो है सबसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर ऑर्डर्ड, ठीक है। फर्नीचर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए वर ऑर्डर्ड के स्थान पर वाज ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ये ग्रामेटिकल एरर है, वर ऑर्डर्ड, इसके जगह पर क्या होना चाहिए अगर सही सेंटेंस होगा तो वाज ऑर्डर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ऑल टाइम ही अटेम्प्ट द मैराथन ही वाज अनेबल टू कंप्लीट इट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल टाइम ही, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर है ऑल टाइम ही। हम ऑल द टाइम का प्रयोग उस चीज के लिए करते हैं जो हमेशा या अक्सर होती है, और एवरी टाइम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज प्रत्येक इंडिविजुअल टाइम पर होती है, इसलिए ऑल टाइम ही के स्थान पर एवरी टाइम ही का प्रयोग करें, ठीक है। क्या होगा? एवरी टाइम ही, ये करेक्ट होगा यहां पर पूरा सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ओल्ड वीमेन वॉक्ड केयरफुली विथ हर हेवी लोड डैश सी शुड फॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेस्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां लेस्ट ब्लैंक में भरने के लिए अप्रोप्रिएट एक कंजक्शन है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है कुछ अनडिजायरेबल को रोकने की मंशा से हुआ है। इसका अर्थ है ऐसा ना हो कि, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऐसा ना हो, ये मतलब थिंकिंग के सेंस में है, ऐसा ना हो, कहते हैं ना, ऐसा ना हो कि उसको कुछ हो जाए या फिर इस तरह का कुछ सोचते हैं। और मदर हसल द चिल्ड्रेन ऑफ टू स्कूल लेस्ट दे शुड बी लेट, ऐसा पूरा सेंटेंस बन सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एयरक्राफ्ट वाज अ स्मूथ लैंडिंग द रनवे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ऑन, ठीक है। यहां पर प्रीपोजिशन ऑन ब्लैंक में भरने के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यह पोजीशन के इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह बताते हुए कि एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखा हुआ है या फिर उसके ऊपर अवस्थित है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है ऑर्डेंट, इसका सिनोनिम्स है। ऑर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साह या उत्साही, ठीक है, यानी उत्सुक, उत्कट यानी खुशी। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा पैशनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। जोशीला, आवेशपूर्ण या तीव्र, पूरा एकदम शक्ति के संदर्भ में। और फ्रीगिड जो है उदासीन, ठंडा या कठोर, भाव शून्य हो जाता है, ये फ्रीगिड की बात की जाए तो। ओके, लेबोरियस जो है, लेबोरियस ये किसके संदर्भ में है? तो कठिन, परिश्रमी या श्रमसाध्य, जो बहुत मेहनती है। और इनक्वेसाइटिव जो है इच्छुक या जिज्ञासु, जो किसी जानकारी को जानने के लिए इच्छुक है, इसके संदर्भ में है। तो इन सभी का हिंदी भी जान लिए, और अर्डेंट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स, वो पैशनेट हो जाएगा, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू
substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. This plan is going to benefit certainly all of us. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, certainly going to benefit. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, कुछ एडवर्स वर्ब होते हैं इसके पहले किए जाते हैं जिसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे certainly going to benefit सही यूज है, ये सही यूज है. अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is not need to substitute, select no substitution. He is not so, क्या है? He is not so a person that will beat a friend. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए. Such a person as, ऑप्शन 3 is the right answer. Such a person as. So a person that के स्थान पर such a person as का प्रयोग करना है, क्योंकि सच एज का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति वस्तु की एक काइंड के लिए उपयोग होता है. ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. इफ यू आर नॉट केयरफुल योर बिजनेस विल गो टू द डॉग्स. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गो टू द डॉग्स जो इडियम है इसका क्या मतलब होता है? बर्बाद हो जाना. ठीक है, बर्बाद हो जाना है इसका, यानी बुरी हालत में हो जाना, बुरी हालत में हो जाना. ठीक है, पूरा वर्ड यहां नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए, बर्बाद हो जाना या बुरी हालत में हो जाना. इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा कि दिस फर्म हैज गॉन टू द डॉग्स सिंस द न्यू मैनेजमेंट टेक ओवर या टुक ओवर. ओके, द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, बी रूइंड. बी रूइंड इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. A hasty decision may be lead in lifelong repentance. ठीक है, तो assertive sentence में मॉडल वर्ब के बाद वर्ब ही बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. यहां मे बी लीड टू के स्थान पर मे लीड टू का प्रयोग होना चाहिए. ये जो है ना मे बी लीड, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. और मे के बाद बी पैसिव वॉइस में या कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है. ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग को. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन. द बर्गलर used the ladder who lied on the courtyard. करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 2, which was lying in the. ठीक है, जब हम एक साथ सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तो यह दर्शाता है कि सिंपल पास्ट एक्शन और पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन जब हो रहा है इसके बीच में, इसके मिडिल में होता है, इसलिए which was lying is the सही यूज है. which was lying is the. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, पूरा डिटेल्स में करते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपको टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा. जो आपने पढ़ा है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा, क्वेश्चन करते जाइए, क्लियर होते चलेगा. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. क्या सेंटेंस दिया गया है, ध्यान रखना आपको. माय अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन फीड. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, वेरी लिटिल मनी. क्या होगा? वेरी लिटिल मनी. चिकन फीड का क्या अर्थ होता है? धन का तुच्छ मात्रा में होना. ईडियम है, इसका हिंदी क्या होगा? क्या है? धन का तुच्छ मात्रा, यानी कम मात्रा में होना, बहुत ही कम मात्रा, धन का तुच्छ मात्रा में होना. और ये इडियमेटिक यूज है. क्या है? इडियमेटिक यूज है. इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी लिटिल मनी. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. I did not attend the meeting because I were not being invited. करेक्ट आंसर इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहां पर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. I had not beaten, not been, I had not been. ठीक है,
हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन के लिए करते हैं जो पहले समाप्त होता है, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, इसलिए आई हैड नॉट बीन सही सेगमेंट होगा। ये सब तो वेरी इजी है, आप लोग आराम से कर लेंगे, क्वालिफाइंग पेपर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। द मिडनाइट मीटिंग, ये पूरा सेंटेंस है। द मिडनाइट मीटिंग सीम टू इन्वॉल्व सम क्लॉक एंड डैगर एक्टिविटी। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन 3 मिस्टीरियस। मिस्टीरियस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लॉक एंड डैगर का अर्थ होता है गुप्त। ये क्लॉक एंड डैगर जो है इसका क्या अर्थ होता है, गुप्त। ये इडियम है, इसका अर्थ होता है गुप्त, यानी घटना या गुप्तचर से ढंग सा। तो वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, शॉपिंग हैज बिकम ए क्लॉक एंड डैगर अफेयर। वेरी इजी। आप लोग अगर चाहे तो एक कॉपी कलम लेकर बैठे, जो वाक्य मैं बोल देता हूं, लिख नहीं पाता हूं यहां पर स्क्रीन छोटा होने के कारण, उसको लिख लेंगे तो बेहतर होगा समझने में भी। बाकी आप लोग की जैसी इच्छा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर दिया गया है आई डिड नॉट इमेजिन द आवर टीम वुड डैश द मैच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस। यहां लॉस जो है सही वर्ब फॉर्म है जिससे ब्लैंक में भरा जा सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होगा, तो लॉस बेस फॉर्म है। Select the most appropriate measuring of the underlined idiom in the given sentence. The ladies at the ball were dressed to kill. इसके स्थान पर क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा dressed to kill। तो dressed to attract attention, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। dressed to kill का मतलब क्या होता है, dressed to kill भड़कीले कपड़े पहनना जिससे दूसरे पर इंप्रेशन जमा कर सके या जमाया जा सके। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, इनफैक्ट माई हस्बैंड सेज आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड टू किल। वेरी इजी आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या दिया गया है, एग्रेवेट। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एंटोनिम ऑप्शन 3 एलिविएट। एलिविएट इज द करेक्ट आंसर। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। क्या होता है, बिगाड़ना। तो इसका उल्टा पूछा जा रहा है, तो एलिवेटिव, एलिविएट होगा इसका। तो एलिविएट का हिंदी क्या होता है, हल्का कर देना या धीमा कर देना, धीमा करना या हल्का करना, ठीक है। और एग्रेवेट का मतलब बिगाड़ना या बहुत नजदीक करना, अति निकृष्ट करना। यहां पर और भी दिया गया है एक्सेपरेट। एक्सेपरेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुस्से में लाना या चिढ़ाना, ठीक है। ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 एवरेज, ठीक है। तो एलेज जो है, एलेज ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। एलेज क्या है, ये वर्ब है। क्या है, ये एक वर्ब है। क्लेम, असर्ट, डिक्लेयर यानी दलील देना, कहना या तर्क करना, इसका मतलब होता है। एब्रिज जो है, एब्रिज ऑप्शन 2 ये भी एक वर्ब है। शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस यानी संक्षेप करना, इसका मतलब होता है, ठीक है। क्रॉप क्या है, ये भी एक वर्ब है, यानी कट करना यानी काटना। एडिट, एडिट क्या है, दिस इज ऑल्सो वर्ब। प्रिपेयर रिटिंग मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग, कंडेंसिंग और अदरवाइज मॉडिफाइंग इट यानी छापने के लिए तैयार करना, ठीक है, एडिट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 2 एवरेज। मतलब क्या होगा, संक्षेप करना। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहां पर दिया गया अ गिगेनेटिक स्टैच्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोलोसस। कोलोसस हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसल जो है, कैसल ऑप्शन 1 CASTLE। कैसल क्या है, एक नाउन है, जैसे फोर्ट हो गया, सिटाडेल हो गया या प्लेस हो गया, जिसको किला, गढ़ या दुर्ग कहते हैं,
इसका मतलब यही होता है। कोलोसस, कोलोसस भी एक नाउन है, ए स्टेच्यू दैट इन मच बिगर देन लाइफ साइज, यानी विशाल प्रतिमूर्ति, विशाल भव्य मूर्ति जो होती है, बड़े बड़े मूर्ति, या किसी महान व्यक्तित्व का जैसे मूर्ति बनाया जाता है ना बड़ा बड़ा, उसी को ना ये कहते हैं कोलोसस, ठीक है। कॉलियम, कॉलियम क्या होता है, नाउन है, जैसे पिलर हो गया, पोस्ट पोल यानी स्तंभ, खंभा जिसको कहते हैं। ओके, तो सभी के बारे में देख लिए हम लोगों ने, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ए प्लेस वर्ड बीज आर केप्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपियोरी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, अपियोरी, ठीक है। एक्वेरियम नाउन है, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी मछली का घर जो होता है इसको एक्वेरियम कहते हैं। ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, यानी फल का उद्यान जो होता है, फलों का बगीचा, उसको ऑर्किड कहते हैं। एपियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी मधुमक्खी का पालन गृह, जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते हैं एपियरी। और एवियरी क्या होता है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जिसमें पक्षीशाला इसको कहते हैं, पक्षियों का घर, इसको एवियरी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर मतलब ये नाउन है, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो कोशकार है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम करता है, एकत्रित करने का काम करता है, ठीक है। और कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर वर्ड तो आपको बता दें कि नाउन है, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी सुलेख का काम करता है, ठीक है, सुलेख का काम जो करता है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। और कोरियोग्राफर क्या होता है, अ पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डांस, जिसे मूवी में देखते हैं कोरियोग्राफर शब्द सुने होंगे, जैसे नृत्य का कैसे कौन सा पोज में डांस करना है, कौन सा अगला स्टेप होगा, ये सभी कोरियोग्राफर का काम है, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है इसके बारे में भी जान लेते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, तो कार्टोग्राफर अ पर्सन हु ड्रॉज प्रोड्यूसेस मैप्स, जिसको मानचित्रकार भी कहते हैं, ठीक है, मानचित्रकार, इसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो 29वां प्रश्न जो था इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 लेक्सिकोग्राफर, यानी कोशकार, जो डिक्शनरी के सभी वर्ड को एक जगह करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स इन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 मिंट, ठीक है, गिविंग गेटिंग, यानी अदला बदली, एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली। मिंट का माने क्या होगा, मिंट अ प्लेस वेयर द न्यू कॉइन्स ऑफ ए कंट्री आर मेड, यानी जिसको टकसाल भी कहते हैं, टकसाल। आप लोगों को सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, भारत में टकसाल कहाँ कहाँ है, जहां पर सिक्के बनते हैं, जैसे 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट, मतलब सिक्का जो है कहाँ ढाला जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जीके का प्रश्न भी बन जाता है, तो ये आप पर जिम्मेवारी है। तो पार्ट 1 में हमने अंग्रेजी के 30 प्रश्नों को कवर कर लिया, यहां पर से आपको 9 प्रश्न ही सही करने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। दूसरा पार्ट आ जाता है सामान्य हिंदी, यहां पर आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 21 प्रश्नों को बखूबी आपको सही करके आना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है, यानी 31वां प्रश्न है हिंदी का, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि यहां भारत एक निश्चित देश का नाम है, इसलिए यह संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन, संज्ञा हो जाएगा। अगर भारत के स्थान पर केवल देश मतलब केवल देश वर्ड यूज होता है तो यह सर्वनाम पदबंध बन जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 घोड़ा, ठीक है। विकल्प में जो वर्णित घोड़ा शब्द है तद्भव है, जिसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घोटक, इसका अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो क्या होगा, घोटक, घोटक क्या हो जाएगा इसका, तत्सम, तत्सम वर्ड होगा घोटक। अगला प्रश्न है, हफ्ता कैसा वर्ड है, हफ्ता, हफ्ता कैसा वर्ड है, तो यह एक विदेशज शब्द है,
ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी शब्द है हफ्ता। और हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न हो सकता है पूछा जाए कितने प्रकार के शब्द होते हैं। अन्वय की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? किसमें? अन्वय की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? आप लोग देखिए एक बार पूरा विकल्प पढ़िए। विकल्प में वर्णित वाक्यों में अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? संचित ने दूध और रोटी खिलाई। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। संचित ने दूध और रोटी खिलाई। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। लवण इज द तत्सम वर्ड। ठीक है, जिसका तद्भव रूप क्या होगा? लौड़ या लोन। लिख देते हैं, हिंदी इतना वर्ड कठिन पढ़ना है। ठीक है, यह तद्भव वर्ड होगा लवण का। संकल्प का संधि विच्छेद होगा। संकल्प का संधि विच्छेद आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा? समझ और कल्प। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि व्यंजन संधि का उदाहरण है यह। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम वर्ड में, तो अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इम। कौन सा? इम प्रत्यय। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अंत जोड़ इम। ठीक है, तो यह प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बहुब्रीहि समास है गजानन में। गजानन यानी हाथी का आनन, हाथी का मुख यानी गणेश। इससे यह साबित होता है कि बहुब्रीहि समास जो है अपनी शाब्दिक संरचना में अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष होता है, किंतु विशिष्ट अर्थ देने के कारण बहुब्रीहि बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला सेट जब आप लोग करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। तो उन सारे टॉपिक्स को आगे पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके चैनल पर आते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण पूछा जा रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? तक। ऑप्शन 3, तक जो है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह ध्यान होगा आपको। अगला प्रश्न है, सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है? सर्दी, सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? खबर। खबर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बोलते हैं ना, मुझे उनकी खबर मिल चुकी है। चुकी है यानी स्त्रीलिंग है यह। वह आया और मैं गया किस प्रकार का वाक्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र निराश्रित वाक्य को जोड़ने से जो वाक्य निर्मित होता है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, वह आया और मैं गया, दोनों काम हो रहा है। वो जा भी रहा है और मैं आ भी रहा हूं, दोनों संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा उपसर्ग होगा? परा उपसर्ग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहां सूरज निकलता है, कौन सा वाक्य? जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, प्रायोगिक। कौन सा? प्रायोगिक। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? टिकाऊ वर्ड, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। जैसे कि बोलते हैं ना कि ये चीज टिकाऊ है, बहुत दिन चलेगा, तो किसी की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। और विशेषण का वह भेद है जो किसी संज्ञा, गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराने का काम कर रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। असन आसन, जो असन आसन वर्ड है, युग्म का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? आसन बैठने की वस्तु। ठीक है, आसन बैठने की वस्तु है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भोजन बैठने की वस्तु। ठीक है, इसी संदर्भ में वह सर्वनाम का, वह जो है सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है।
कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उतना। वह शब्द का जो परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? वह का उतना होगा। ठीक है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? परिमाणवाचक हो गया उतना, ठीक। और वह कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक। ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है वह कौन सा विशेषण है, तो बताइएगा निश्चयवाचक विशेषण। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सा हो जाएगा? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, ये तो जान लिए। और अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? जो वर्णित है फैलाना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आएगा, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जहां कर्ता स्वयं किसी क्रिया को ना करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, उससे क्रिया करवाता है यानी काम करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदक्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 3, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है। सविता किसका पर्यायवाची है? सविता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी किसका पर्यायवाची है? दोनों प्रश्न सेम ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का और पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? जैसे आदित्य हो गया, सूरज, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नग, नग किसका पर्यायवाची शब्द है? नग जो हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्वत। पर्वत का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे गिरी हो गया, अचल हो गया, पहाड़, शिखर, ठीक है, भूधर। और आप लोग कमेंट कीजिए इसके बारे में और जान लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बात आपको बता दिया। अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जैसे अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ और अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा भेज्ञ। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है, नहीं। कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनीता। बनीता जो है ना, यह पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तन्या हो गया, जैसे तन्या हो गया, और दुहिता, तनुजा, ये सभी पुत्री का पर्यायवाची हो गया। और क्या हो जाएगा? आत्मजा, ये सभी पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन का यहाँ पे सीधा सीधी विलोम पूछा जा रहा है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अर्जन में कौन सा विलोम है? अर्जन में किसका विलोम है? अर्जन में विलोम हो जाएगा वयन। ठीक है, अब है 57 से 61 प्रश्नों के लिए गद्यांश जो है इसको पढ़ना है, और फिर प्रश्न दिया गया होगा उसको उत्तर देना आपको। गद्यांश क्या है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी युग के तत्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक जीवन हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती है, और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियां और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है, जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिन समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। ये पूरा गद्यांश था, इसको पढ़ लिया, ध्यान में रख लिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उपवन का अर्थ होता है, उपवन का क्या अर्थ होगा? जो वर्ड है इसका गद्यांश है उपवन, इसका अर्थ होता है बगीचा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग, तो इसका शीर्षक हो जाना चाहिए क्या? साहित्य और समाज। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जैसे अभी बताए थे ना, भिज्ञ का, अज्ञ का भिज्ञ ऊपर,
कुछ ही प्रश्न पहले बताए थे, 2-4 प्रश्न पहले। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान होना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनजान। ठीक है। आदान का अर्थ है आदान, आदान का अर्थ हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यथार्थ है, यथार्थ क्या है? तो यथार्थ जो है यह अभिप्राय समाज के वास्तविक चित्रण से संबंधित है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, समाज का वास्तविक चित्रण। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1, एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैथिली। मैथिली भाषा में आधुनिक कबीर नाम से विख्यात हैं कवि नागार्जुन, और हिंदी के साथ साथ मैथिली साहित्य में भी उनकी रचनाएं कई हैं। बाबा नागार्जुन को मैथिली भाषा में लिखित काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ, लिख देते हैं यहां पर, पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, 6 है यह। इसके लिए 1968 ईस्वी में, कब? 1968 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। आप लोग पढ़ते भी रहिए और टेस्ट सीरीज को भी कंटिन्यू करते रहिए। रिक्त स्थान भरे, धन डैश हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, और साथी और सहयोगी जाते हैं। तो 2 रिक्त स्थान है, इन दोनों रिक्त स्थान में क्या भरना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नष्ट छूट, यानी धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी हो जाते हैं, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या भरेगा? प्रबल। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डैश है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर मुहावरा पूरा कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, काला अक्षर भैंस बराबर। गजेंद्र कभी विद्यालय ही नहीं गया, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ये मुहावरा सबसे सटीक बैठता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। अनेक वचन बोल रहा है पहचानने के लिए, तो महीना शब्द का अनेक वचन हो जाएगा महीने। ठीक है, महीने। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना है, हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। महीने, ठीक है, सिर्फ ने, इस पर बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा, सिर्फ महीने, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे देखिए इसमें बिंदु लगाया ना, महीने हो जाता है, इसको ध्यान रखना आप लोग को थोड़ा थोड़ा। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3, लड़कियां सेब खा रही हैं, यह उचित शुद्ध वाक्य है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, इस वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग किया? तो अलंकार जो टॉपिक है इसको भी पढ़ लेना, आपको समास पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ना ही आपको, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सभी जो मोटा मोटी ग्रामर है इसको जान लेना है, इससे ज्यादा हिंदी में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। उपमा अलंकार है। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसका सही अर्थ क्या हुआ? यहां आशा पूरी नहीं होगी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? करेक्ट आंसर है मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है उपन्यास। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरे। डैश सोता है, डैश खोता है, इसका क्या हो जाएगा? जो सोता है वह खोता है। तो कौन सा आंसर होगा इसका सही? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जो और वह। दिए गए विकल्पों में निर्माण शब्द का
विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ये विरुद्धार्थी शब्द क्या है? यानी निर्माण शब्द, निर्माण का समानार्थी सृजन होता है, इसका विरुद्धार्थी शब्द विनाश होगा। ठीक है, यानी विपरीत शब्द। विरुद्धार्थी आप समझ रहे होंगे विरुद्धार्थी क्या है, इसका विपरीत शब्द पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? विनाश। अगला प्रश्न है किस क्रम में सत्य कथन है? सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं और इसका वर्णन संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 343 में किया गया है। आप लोग जीएस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। इसमें प्रावधान है कि राज्य संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु अंक देवनागरी लिपि में नहीं लिखे जाएंगे। जब संविधान 1950 में लागू किया गया था ना, तो उस समय 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितने? कुल 14 भाषाएं थे, बाद में संशोधन होकर के अभी कुल 22 भाषाओं का प्रचलन है। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही मेल नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1, ग्रह दशा गृह घर। इस विकल्प में ग्रह दशा का मेल सही नहीं है। सूर्य के परिक्रमा वाले आकाशीय पिंड ग्रह होते हैं और ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और संयुक्त शब्द जो ग्रह दशा का अर्थ होता है ग्रहों की स्थिति। ऐसे ही कुछ शब्द है जैसे ग्रहाधीश का अर्थ है ग्रहों का भगवान सूर्य। ग्रह नक्षत्र का अर्थ होता है ग्रह और उनके जैसे भारी पिंड। ठीक है, इसका सही मेल कौन सा नहीं होगा? ग्रह दशा और गृह घर, ये मेल नहीं है। किस क्रम में सही मेल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तुरंग धोरा घोरा और तरंग लहर। ठीक है, तुरंग का जो अर्थ होता है घोरा होता है, यानी पर्यायवाची भी कह सकते हैं, और तरंग का पर्यायवाची अर्थ भी होता है लहर। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं होगा? ह जो है अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण है, सिर्फ 4 है। कौन कौन सा? य, र, ल और व, ये सभी अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, किस क्रम में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चवर्ग। ठीक है, तो चवर्ग में कौन कौन आएगा? यहां पर जो दिया गया इसमें से सिर्फ 6 आएगा, च छ। तो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है छ, क्योंकि इसका उच्चारण जीव के तालु पूर्ण स्पर्श और संघर्ष के साथ होता है। जैसे छंद बोले ना आप, तो छ का उच्चारण जो है जीव का तालु से पूर्ण संघर्ष के साथ हो रहा है। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत ही ध्यान रखना है आपको। 21 प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। चकल्लस किस शब्द में, किस शब्द रूप में है चकल्लस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, देशज शब्द है चकल्लस। देशज शब्द के उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही विदेशी बोलचाल में बने होते हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बनाने में नहीं किया जा सकता है तू सर्वनाम का। और तू सर्वनाम का प्रयोग कर समीपता हो गया, आत्मीयता, अपमान का भाव, ये दिखाया जा सकता है। जैसे तू मेरे पड़ोसी का भाई का भांजा है ना, इसमें समीपता का भाव है। और दूसरा वर्ड अगर बोले तू पढ़ लिख कर महान व्यक्ति बन, इसमें आत्मीयता का भाव, आत्मा जागृत हो रहा है। और एक वर्ड और आपको बता दें, जैसे और तू क्या करेगा, जो करना होगा कर लेना, मैं देख लूंगा, इसमें क्या है? अपमान का भाव है। क्या है? अपमान का भाव है। तो तू शब्द का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संबंध बताने में। इन तीनों के बारे में बता दिए, तो संबंध बताने में किया जाता है तू शब्द का प्रयोग। तो संबंध बताने में तू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन सभी के संदर्भ में किया जाता है। तीनों से संबंधित वाक्य का उदाहरण देकर मैंने बता दिया आपको। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इस पूरे वर्ड में सर्वनाम पूछा जा रहा है, कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक, क्योंकि सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वो मेरा है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित है, वो व्यक्ति कह रहा है मेरा है, मतलब मेरा है, क्योंकि वहां मकान को निश्चित अपना बताया जा रहा है। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के विषय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर दूसरा वाक्य आपको बताएं, जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसमें रोटी को निश्चित जला हुआ ही बताया जा रहा है और रोटी जली होगी। अगला प्रश्न है किन किन का नाम सूची में है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम भाव किसमें है? करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन
वन इज द करेक्ट आंसर। किन किन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव स्पष्ट हो रहा है, और प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जैसे कहते हैं कौन, क्या, किन किन, कितना, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और इन सभी सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में करने पर वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें किस शब्द में विशेषण है, पूछा जा रहा है। विशेषण किस में हो जाएगा, ईमानदार में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें ईमानदार विशेषण है, क्योंकि यह व्यक्ति जो संज्ञा गुण के बारे में बता रहा है। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। वेरी इजी। और उसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहला जाता है। जैसे मान लीजिए कि काला घोड़ा और चालाक तोता में काला और चालाक क्या है, क्रमशः तोता और घोड़ा का विशेषता बताया जा रहा है कि यह घोड़ा काला है और तोता चालाक है। बिहारी में सतसई लिखी, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, इसमें हो जाएगा समुच्च विशेषण, समुच्च बोधक विशेषण। ठीक है, वह शब्द जो किसी समुच्च का बोध कराए उसे समुच्च बोधक विशेषण कहते हैं। वेरी इजी। विशेषण तो आपको पढ़ना ही है, बाकी बात सेट प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है सेट प्रैक्टिस में ही आपको पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इतना प्रश्न है कि इसी तरह से डिजाइन किया गया ही क्वेश्चन। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। मोहन 2 किलो दूध पी गया। 2 किलो दूध के परिमाण को बता रहा है, इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। जो पहला वाक्य है, और 4 में क्रमशः अधिक और 5 केला के संख्या को बता रहा है। इन सभी की बात करें, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपका टॉपिक भी। और केला की संख्या बता रहा है, और ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और परिमाण बोधक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद होता है, और किसी वस्तु के नाप तौल का बोध कराना, ये सभी। जैसे 2 सेर घी कहते हैं ना देसी भाषा में, 2 किलो घी यानी 2 सेर घी, 10 हाथ जगह। ठीक है, 4 गज यानी 4 गज मलमल यानी 4 गज बेडशीट, कुछ भी बोल दो आप। सब धन, ये सभी जो है क्या आएंगे, परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नव है जिसमें विधियां, नव विधि। ठीक है, नव विधि सही विग्रह नहीं है, और इसका सही विग्रह क्या हो जाएगा, नई नव विधि, नई नव विधि, ये लिखा जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, करेक्ट आंसर इसका आप लोग बताइए, हो जाएगा अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही में अधिकरण तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह है अश्व पर आरोही अर्थात अश्वारोही। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, कौन सा, लास्ट। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें साधारणतः प्रथम पद जो होता है विशेषण, और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है। और समास के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु और द्विगु समास। और इसके 6 उपभेद हो जाते हैं। जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति छिपी रहती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहा जाता है। अगर इस कर्मधारय का पूर्व पद प्रथम जो विभक्ति का संख्यावाचक शब्द होगा उसे द्विगु समास कहा जाता है। ये सभी ध्यान रखना है, नहीं तो कहिएगा कि समास तो बहुत होते हैं, आपने 3 बताया। ठीक है, और शेष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। क्या, व्यधिकरण तत्पुरुष, ये सभी बता रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा। बाकी बात टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा तब मस्त में अपना पढ़ना है। अभी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए आप लोग। किस क्रम में सुमेल नहीं है, सुमेल नहीं है कौन से में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कनफटा द्वंद्व समास। ठीक है, कनफटा यानी फटा कान जिसका है, तो द्वंद्व समास नहीं, इसमें कर्मधारय समास होगा। कौन सा, कर्मधारय। ठीक है, और द्वंद्व में सभी पदों की प्रधानता होती है, द्वंद्व और तत्पुरुष से बने शब्दों का अंतिम शब्द के अनुसार होता है। और इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन सा, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, अगर उदाहरण की बात की जाए तो पाप पुण्य धर्मार्थ, जो धर्माधर्म है, नोन तोल हो गया, भाई बहन, माँ बाप, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 संप्रदान कारक। कौन सा क्रम सही नहीं है? सही क्रम नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं होगा सही? पेड़ से पत्ता गिरा, तो यह करण कारक है, तो यह सही नहीं है। इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, इसमें अपादान कारक होगा ना कि करण कारक। इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया किसमें नहीं हो जाएगी? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, इसमें सकर्मक क्रिया होगा। कौन सा? सकर्मक क्रिया होगा इसमें। ठीक है, यहां क्रिया लिखना कर्म मुझे के साथ संबंधित है, और सकर्मक क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से होता है, इसका प्रभाव जो है फल किसी व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़ता है। जैसे कि ये हो गया, अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, श्याम आम खाता है, रमेश बाजार जा रहा है, ये सभी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? हो जाएगा कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया होगा। कौन सा? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिया देना के साथ कर्म शांति और पुस्तक आया है। कौन सा? कर्म क्या है? शांति, दे क्या रही है? पुस्तक। ठीक है, और क्रिया क्या है? इसमें क्रिया की बात क्या होगा? तो देना, देना क्या है? क्रिया। कौन सा क्रम सही नहीं है? सही क्रम नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह चालाक निकला में क्रिया चालाक के साथ कोई कर्म नहीं आया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? अ उपसर्ग किस में नहीं है? तो ऑप्शन 1 में, अनन्य में। अनन्य एक पूर्ण शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग अ या अन्न का प्रयोग जो है निषेध के अर्थ में किया जाता है। अ से लेकर अन्न उपसर्ग में बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे अमोल हो गया, ठीक है, अनपढ़ हो गया, और भी ले लेते हैं, अजान हो गया और अथाह हो गया, ये सभी वर्ड इसके अंतर्गत आएंगे। अन्न का उपसर्ग किसका द्योतक है? किसका द्योतक वर्ड है पूछा जा रहा, अन्न का उपसर्ग? तो ये हो जाएगा अभाव निषेध का। जब उपसर्ग दो शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बना होता है, उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है? समीप। ठीक है, या निकट या पास में। सर्ग क्या अर्थ क्या होता है? सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है, तो उपसर्ग का अर्थ हो जाता है पास में बैठकर दूसरा या नया अर्थ वाला शब्द बनाना। इस संदर्भ में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया, अभाव या निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, कौन सा होगा? फिरौती। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। किस कर्म में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय हो जाएगा किसमें? शब्द चलता हुआ। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनु प्लस दित, अनुदित। अनुदित के लिए सही संधि विच्छेद नहीं है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस उदित, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। ये संधि विच्छेद सही नहीं है, तो यहां पर नहीं हुआ है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्रम में है? तो कौन सा सही उदाहरण होगा व्यंजन संधि का? सम प्लस गठन, संगठन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जो व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए उन्नति में क्या होगा? उत्जोर नति। ठीक है, उत्जोर नति, तो हो जाता है उन्नति। दिग्गज में क्या होगा? दिक्जोर गज। आप लोग ऐसा नहीं करना है कि दिग्जोर अज हो जाएगा, दिक्जोर अज। तो इसका राइट आंसर हो गया समजोर गठन संगठन। तो कुल 100 प्रश्नों का हमने अभ्यास कर लिया। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चूंकि इसको विस्तार से मैंने बताया है, इसलिए टाइम टेकिंग रहा है। अगले सेट में जब मिलेंगे तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, ज्यादा नहीं पढ़ना है।
10-15 सेट लगा लेंगे आप तो इसमें कवर हो जाएगा। और इसमें कुल 30 सेट्स आपको कवर कराएंगे। कितने? कुल 30 सेट कवर करा देंगे, ताकि इतना काफी हो जाएगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो गया है, पेपर 2 का भी टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। अगले पार्ट में मिलेंगे पेपर 3 के साथ, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी प्रैक्टिस टेस्ट आपको कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी आप शेयर कर सकते हैं। जो पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपके चैनल पर पहुंच सके। आप देख लेंगे वीडियो को, फिर अग्रसरित करते रहना है आपको इसी तरह से। धन्यवाद।